इन एवरी फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय के तय नियमों से ऊपर कुछ सोच सकते हैं, देख सकते हैं जो बाकी लोगों को दिख ही नहीं रहा। वो उस पर एक्शन लेते हैं जिस पर बाकी लोग एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका विरोध भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ताकत भी ऐसे ही लोगों के पास आती है। जर्मन फिलोसोफर नीचे ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं उबरमेंश। और अगर इसी का इस्तेमाल मैं जियोपॉलिटिक्स में करूं तो जो देश कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं था, उन्हीं के पास ताकत आती है। तो आज के समय में जो आपने वेस्ट को देखा है, तो कुछ तो वेस्ट ने ऐसा किया है जिसकी वजह से वेस्टर्न डोमिनेंस इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स हमने देखी है। लेकिन अब कुछ और देश हैं जिन्होंने एक्शन वो लिया जो वेस्ट एक्शन नहीं ले रहा। वेस्ट के अंदर भी कुछ फिशर्स हैं, यानी कि वेस्ट की कुछ आंतरिक प्रॉब्लम है और कुछ बाहरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वेस्ट का डोमिनेंस अब जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ऑपरेशन करके रख देंगे जियोपॉलिटिक्स का, हर एक तार को खोलेंगे, और जिससे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गो विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। चलिए शुरू करते हैं। 16-17 सेंचुरी में हमने देखा कि स्पेन एंड पोर्चुगल इन यूरोप तो ये मेजर पावर बन गए। कॉलोनाइजेशन अभी बढ़ने लगा था, एक्सप्लोरेशन हो रहा था। उसके बाद पावर फ्रांस के पास जाती है, फिर यूके के पास जाती है और फाइनली यूएसए के पास जाती है। यूके के तो ऐसा डोमिनेंस हो गया था, कहा जाता था कि पैक्स ब्रिटिकाना आ गया है, यानी कि वर्चस्व। और उसके बाद यूएसए 20th सेंचुरी पैक्स अमेरिकाना। लेकिन अब क्या चल रहा है? क्या अब है पैक्स अमेरिकाना? जरा इसके रूट देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18। कुछ याद करिए, यूएसए किस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 में एंगेज हुआ था? 1917, यानी कि 1917 एंड में हो रहा था। और याद कीजिए वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में भी तब तक यूएसए एंगेज नहीं हुआ था जब तक पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक नहीं कर दिया था। तो इससे पता लग रहा है कि जैसा आपने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए को देखा है इंटरवेंशनिस्ट पावर, यूएसए हमेशा से तो ऐसा नहीं था। एक समय था यूएसए इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी होता था, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करता था। तो क्या आज ट्रंप के समय में वैसा ही हो रहा है? यानी कि रूल बुक पुरानी है, समय बदल गया है। अब जरा पावर कैसे ट्रांजिशन हो रहा था यूएसए की तरफ। देखिए, जैसी वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं, 1918 के बाद 1919, उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे वुडरो विल्सन। उन्होंने एक फेमस स्पीच दी। उस स्पीच में कहा कि अब दुनिया को नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, चलिए एक लीग ऑफ नेशन बनाते हैं, सभी देशों को साथ लेकर आते हैं। अरे सभी देश थे कौन? यानी कि कुछ ये जो ग्रेट पावर्स होते थे यूरोप के, दुनिया भर में इनकी कॉलोनीज थी। यानी कि एशिया देखिए, अफ्रीका देखिए, लैटिन अमेरिका देख लीजिए। तो वास्तव में तो ये कुछ देशों की पॉलिटिक्स ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहलाती थी। तो इन्होंने सोचा फिर आसान भी होगा भाई, एक लीग ऑफ नेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, जिससे कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, कारण कि यूएस की सेनेट ने मंजूरी नहीं दी। यानी कि अभी भी यूएस इनवर्ड लुकिंग था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। अब इन्हीं के प्रेसिडेंट वादा करके आए, हां ऐसा होना चाहिए, आइडिया है हमारा। इसको कहा गया लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। कुछ ऐसी संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बना देंगे जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन लेकर आएंगी, दुनिया भर में पीस आ जाएगा, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, ट्रेड होगा। लेकिन इन्हीं की सेनेट ने अप्रूवल नहीं दिया। फिर जिम्मेदारी आ गई ब्रिटेन और फ्रांस पर कि भाई अब आप इसको चलाना। एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस वर लाइक, यार हम क्यों अपनी फुल सपोर्ट दें, हम ही क्यों जिम्मेदारी लें। उधर इसका फायदा जर्मनी एंड इटली ले रहा था, जहां पर नाजिज्म फासिज्म बढ़ने लग रहा था। उन्होंने हमला करने की सोची यूएसएसआर की तरफ, तो इन्होंने सोचा यार ठीक हुआ 1917 में, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था, वहां लेनिन की सरकार बन चुकी थी। और जो कम्युनिज्म है वो तो कैपिटलिज्म का दुश्मन है। और इन देशों को लगता था, ब्रिटेन को, फ्रांस को, कि यार अल्टीमेटली जो कम्युनिज्म है वो हमारे लिए खतरा है, तो हमारा दुश्मन है। और अगर ये हिटलर मुसोलिनी मिलकर अटैक कर भी दे यूएसएसआर पे तो प्रॉब्लम क्या है, करने दो ना, अपना खर्चा कम होगा, अपना दुश्मन कमजोर होगा। तो यानी कि जिसको आप पश्चिम कह रहे हैं, वेस्ट कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे वो स्टेप्स ले रहा था। वो केवल अपनी सोच रहा था, लार्जर कैनवास पर नहीं सोच रहा था कि जियोपॉलिटिक्स कैसे अनरेवल होगी। खैर, फिर हिटलर तो भाई ओवर एम्बिशियस पर्सन, उन्होंने कहा अभी तो इनकी बारी है, फिर आपकी भी तो बारी है, दोनों तरफ फ्रंट खोल देंगे। और फिर हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
अब यूएसए डोमिनेंट पोजीशन में आ चुका था, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री बाद में हुई। यूएसए ने अपनी इकोनॉमी पर फोकस किया और वर्ल्ड वॉर 2 में जो हथियार चाहिए थे वो यूएसए की इंडस्ट्री ने सप्लाई किए, पैसा कमाया। तो वर्ल्ड वॉर 2 की जो जगह थी वो तो यूरोप थी, तबाही ज्यादा यूरोप में हुई। और यूएसए ने कहा देखो अब हमने थोड़ा पैसा कमा लिया है, और हमारे एक थिंकर है मॉर्गनथाउ, वो कह रहे हैं कि देखो तुम जीतने वाली साइड हो ना, तो कई बार जीतने वाली साइड एक गलती करती है, वो अपने आप को इतना ऊपर मानने लगती है कि वो फॉरगिविंग हो जाती है, वो सबकी सोचने लगती है, वो सबको बराबर मानने लगती है, वो कोई कोऑर्डिनेशन के ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करती है जो सब एग्री कर जाएं। लेकिन मॉर्गनथाउ ने कहा पावर ऐसे नहीं बना जाता। पावर के लिए यू हैव टू सेट द टेबल, यू हैव टू सेट द सीट्स कि कौन कहां बैठेगा, क्योंकि पावर को पाना आसान है लेकिन उसको बनाए रखना, उसको एक्सपेंड करना वो आसान नहीं है। तो रियल चैलेंज तो तब स्टार्ट होता है जब पावर आप गेन कर लेते हैं। तो यूएसए ने कहा ठीक है, तो पावर अब कैसे रहेगी? तो पावर तो तब रहेगी ना जब दुनिया आपकी सुने। और दुनिया आपकी कब सुनेगी? जब आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपका इनिशिएटिव ऐसा है जिससे दुनिया को भी फायदा हो रहा हो। तो दुनिया को फायदा कैसे होगा? क्या चाहिए दुनिया को? पॉवर्टी से आजादी चाहिए, हम देंगे। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे। और क्या चाहिए आपको? हमें तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। ठीक है, लीग ऑफ नेशन नहीं बन पाया था, चलो अब यूनाइटेड नेशन बनवा देते हैं। यूनाइटेड नेशन बना, हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए, न्यूयॉर्क। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी। तो यूएसए ने कहा कि अब नई जो दुनिया बनने जा रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, उसका जो रूट है ना वो कहां स्थापित हो गया है? यूएसए में। तो इसके बाद स्टार्ट हुआ यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन दूसरी तरफ यूएसआर भी तो बैठा था। इंटरेस्टिंग बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर एंड यूएसए वर ऑन वन साइड अगेंस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। लेकिन जो मोमेंटरी फायदे से एक साथ आते हैं, क्या वो लंबे समय तक एक साथ रह पाते हैं? आप बताइए। मोमेंटरी यानी कि उस समय का फायदा देखा और साथ आ गए, तो भाई वो लंबी दोस्ती थोड़ा ना चलती, रिश्ता लंबा नहीं चलता, क्योंकि आपके पास ज्यादा कारण है दूर जाने के, और जो पास आने का कारण था वो तो खत्म हो गया भाई। जर्मनी, जापान, इटली हार गए, तो फिर वही हुआ। अब दूर जाने के कारण ज्यादा हो गए क्योंकि आइडियोलॉजिकली आप अलग अलग हैं। दूसरी तरफ यूएसए के जो डिप्लोमेट थे उस समय यूएसआर में पोस्टेड, उन्होंने लेटर लिखा, नीचे टाइटल लिख दिया मिस्टर एक्स, और कहा कि यूएसए आपको यूएसआर के खिलाफ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी लानी चाहिए, क्योंकि ये यूएसआर अपने आप को एक्सपेंड करेगा, ये कम्युनिज्म को केवल यहीं तक नहीं रखेगा, ये दुनिया भर में फैलाना चाहता है और इसका खतरा आपको होगा। तो यूएसए ने कहा अच्छा खतरा हमें होगा, ठीक है, तो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी रखेंगे। जहां जहां यूएसआर बढ़ेगा उसको बढ़ने से रोकने के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा देंगे, हथियार चाहिए होगा, हथियार देंगे। तो एक तरीके से यूएसए अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा था। तो देखिए कैसे वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा था। खैर, अब कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब यूएसए एक तरफ और यूएसए के साथ कैपिटलिस्ट नेशन सपोर्ट में, सैटेलाइट की तरह उसके इर्द गिर्द, और दूसरी तरफ है कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। अब इसको हम कहते हैं बाइपोलर स्टेबिलिटी। यार चलो ठीक है, दो बड़े पोल बन गए, लेकिन कम से कम दो ही हाथों में ट्रिगर है। तो पता है ना कि दो हाथों में ट्रिगर है और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर भी है। तो अगर एक ने दूसरे पर अटैक कर दिया तो दूसरा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियर अटैक हो गया तो भाई साहब दुनिया में तबाही मच जाएगी। तो एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन उस समय तक इजाद हो चुके थे। तो फाइनली इस वजह से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ, तो इस वजह से कोल्ड वॉर कहा गया कि वॉर की पूरी संभावना है लेकिन नो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। और फिर हमें एक और नियम पता है कि दुनिया बदलती रहती है, पावर के डायनेमिक्स भी दुनिया के बदलते रवैये से चेंज होते रहते हैं। अब देखिए इसी वजह से 1945 के बाद आते हैं 1979 में आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे इवेंट्स जिसने यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। और आज तक अगर मान लीजिए कि यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर का डिमाइज होता जा रहा है या डिक्लाइन हो रहा है वर्चस्व का, तो कहीं ना कहीं उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो यहां हैं। जैसे 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान, 1979 से ईरान कैसे चल रहा था? शाह पहलवी की जो सरकार थी वो यूएसए के पपेट की तरह थी, और ईरान के जो ऑयल था, गैस थी, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब फायदा मेजर किसको हो रहा है? एक कंसोर्टियम को हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की, जिसमें कि ब्रिटेन भी है, जिसमें कि यूएसए भी है। तो अल्टीमेटली अब जनता जाग चुकी थी, और इसके लिए इससे पहले इनके प्राइम मिनिस्टर ने आवाज उठाई थी, उन प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया था।
और जनता में ही प्रोटेस्ट कराकर हटा दिया था उसको। बाद में जाकर CIA ने कबूला, अपने क्लासिफाइड जब डॉक्यूमेंट थे वो डीक्लासिफाई किए, ऑपरेशन एजेक्स। अब जनता जाग चुकी थी। अब जनता ने कहा कि अगर USA को कोई टक्कर दे सकता है तो अयतुल्ला खमैनी दे सकते हैं। तो यहां पर रिलीजन और नेशनलिज्म का एक गजब का कॉम्बिनेशन बना, और उसके बाद 1979 में हमने देखा एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो जाता है, और इस रिवॉल्यूशन के बाद अब एक नया ईरान बनता है। अब ये ईरान के अंदर ही केवल इंपैक्ट नहीं डालेगा, मिडिल ईस्ट की लार्जर पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट डालेगा। और ध्यान दीजिए, इस समय पर USA इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और ज्यादा फोकस कर रहा है। USA को अगर अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाकर रखनी है, उसको चाहिए क्या? ऑयल एंड गैस। एंड ऑयल एंड गैस के लिए मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाना जरूरी था या नहीं था? लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स केवल आपके हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि सऊदी भले ही आपके हिसाब से चल जाए, लेकिन अब एक और आपको टक्कर देने वाला यहां पर आ गया है, वो है ईरान। तो ईरान ने कहा अरे USA शैतान है, USA तो इजराइल ये तो समझ लीजिए कि छोटा शैतान है, ये बड़ा शैतान है। तो अल्टीमेटली चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। अयतुल्ला खमैनी ने कहा कि हम केवल ईरान की लीडरशिप नहीं शो कर रहे, हम मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप शो कर रहे हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब है कि ईरान के बियॉन्ड भी जो शिया मुस्लिम्स हैं, इवन जो सुन्नी कंट्रीज हैं वहां के मुस्लिम्स हैं, उनको भी ईरान सपोर्ट करेगा। और मिडिल ईस्ट की पॉलिसी अब USA के लिए आसान नहीं थी। जैसे लेबनान में आपने हिजबुल्लाह को बढ़ते हुए देखा। हिजबुल्लाह को आप जानते होंगे एक आतंकवादी समूह के रूप में, सुना आपने? हसन नसरुल्लाह कुछ टाइम पहले एसेसिनेशन हुआ स्ट्राइक में, है ना। अब उसके बाद ये भी देखिए कि लेबनान में कितना बड़ा मतलब मास है जो सपोर्ट कर रहा था हसन नसरुल्लाह को, उनके लिए वो एक हीरो थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, मीडिया जो नैरेटिव सेट करेगा वो USA के फेवर में करेगा, लेकिन ग्राउंड की एक रियलिटी ये भी है जो शायद मिडिल ईस्ट की वो मीडिया ही दिखाएगी जो ईरान या फिर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखेगी, जो कुछ फैक्ट्स को रखेगी। तो फैक्ट्स ये थे कि यहां पर हिजबुल्लाह को बनाना ये केवल इजराइल के लिए ही खतरा नहीं था, जो इजराइल के लिए खड़ा था हिजबुल्लाह, वो USA की डोमिनेंस के लिए भी खतरा था। फिर उसके बाद इराक देखिए, इराक में जैसे ही इन्वेजन हुआ, बहाना क्या था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि आप एंटर नहीं कर सकते। USA ने कहा माइट इज राइट, यानी कि जिसकी ताकत वो कुछ भी कर सकता है, और शो कर दिया, इन्वेजन कर दिया। लेकिन इन्वेजन के बाद जब निकले तो जो वादा किया था कि इराक स्टेबिलिटी आ जाएगी, इराक में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, क्या आई? नहीं। तो उसके बाद पहला डेंट लगा USA की हेजेमनी पर, जो एक मोरालिटी वाली जो पावर USA रखता था, इसके बेस पे लेजिटिमेसी रखता था, अपने वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से भी कहता था कि हम इराक के लोगों का भला कर देंगे। लेकिन पता लगा कि उस पूरे इन्वेजन एंड ऑपरेशन में करीब 6000 के आसपास तो आम सिविलियंस ही मारे गए। फिर देखिए सीरियन सिविल वॉर, जब ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये पहुंचा सीरिया में, तो सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है, जो अभी नहीं रही, तो वहां पर शिया बशर अल असद और ईरान शिया। तो अल्टीमेटली ईरान सपोर्ट कर रहा था बशर अल असद को, उधर से रशिया सपोर्ट कर रहा था बशर अल असद को। तो यानी कि सीरिया, डेमस्कस, मतलब जो एक समय पर इस लेवांत रीजन की, जिस रीजन में आप देखते हैं इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इस रीजन का समझ लीजिए कि सिविलाइजेशन का जो क्रेडल था वो डेमस्कस कहा जाता था। तो सीरिया एक हब होता था, और इसी वजह से जब आइसिस बनी तो उसने दुनिया भर के मुस्लिम्स को सपना दिखाया कि अरे हम वो कैलिफ लेकर आएंगे, मतलब वो जो कैलिफेट होती थी वो लेकर आएंगे दोबारा, आप हमें सपोर्ट करो। तभी उसको पैसा मिला, लोग अपनी जान देने वहां पर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सीरिया वो हॉटबेड है पॉलिटिक्स का। तो फाइनली उस सीरियन सिविल वॉर में ईरान किसके खिलाफ खड़ा था? USA के खिलाफ खड़ा था। तो यानी कि यहां पर अब वेस्ट को यह चैलेंज मिल रहा था। चलिए नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं। 1979 में ही माओ जेडोंग से पावर ट्रांसफर हो रही थी चाइना में डेंग जियाओपिंग को। डेंग जियाओपिंग को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। एक नया चाइना यहां पर आने वाला था। ध्यान रखिएगा क्या हुआ था यहां पर, USA एंड चाइना केम टुगेदर और लगा कि अब जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी। अब तो देखो वेस्ट का डोमिनेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वेस्ट का डोमिनेंस? क्योंकि देखो कम्युनिस्ट ब्लॉक तो वीक हो गया ना, क्योंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक में USSR, चाइना एंड अदर नेशंस। अब देखो इनका एक कम्युनिस्ट साथी तो US से अपनी तरफ ले आया, तो देखो ये तो जीत रहा है, वेस्ट का डोमिनेंस हो रहा है। लेकिन चाइना ने करा क्या? चाइना बन गया है 21वीं सदी का पहला वंडर। आप कहेंगे सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? बात यह है कि जितनी तेजी से चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, मिलिट्री ग्रोथ करी है, इवन IMF एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स वर नॉट प्रिडिक्टिंग दैट। USA भी सोच रहा होगा कि भाई तुम्हें वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर बनाकर दे रखा है, तुम कह रहे थे कि अगर चाइना की इकोनॉमी में कैपिटलिज्म आ जाएगा तो कैपिटलिज्म से प्रेशर बनेगा पॉलिटिक्स पर, और पॉलिटिक्स में भी लिबरल डेमोक्रेसी आ जाएगी, और लिबरल डेमोक्रेसी आ जाएगी तो अल्टीमेटली चाइना को भी
एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आना होगा। और इससे एक तरीके से यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर, वो जो वर्चस्व है वो वर्चस्व चाइना तक भी बनेगा। लेकिन चाइना बड़ा होशियार निकला। चाइना ने कहा हाँ आइए, कैपिटलिज्म के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाइए, आपके लिए हम चीप प्रोडक्ट बनाएंगे, आपकी कंपनियों को प्रॉफिट देंगे। लेकिन उस बहाने वो बन गया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और कहा पॉलिटिक्स में लेकिन हमारे वही कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का अपना डेफिनेशन रहेगा। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ उन्होंने बनाकर रखी इकोनॉमी में। तो एक अलग ही तरह का कॉम्बिनेशन बनाया, ऑथोरिटेरियन रेजीम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया और फाइनली इतनी बड़ी पावर बन गई। उस समय तो डैन जियाओपिंग कहते थे हाइड योर स्ट्रेंथ, अपनी दिखावा मत करो स्ट्रेंथ का, बाइड योर टाइम, सही समय का इंतजार करो। तो ऐसा लग रहा है वो सही समय फिर आ गया, शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग ने मिलिट्री एक्सपेंशन भी स्टार्ट किया और अब डायरेक्ट चैलेंज होने लगा यूएस की हेजेमनी को। तो आज के समय में जो यूएस की हेजेमनी या फिर वेस्ट का ओवरऑल जो फिशर्स हम देख रहे हैं, जो डिवीजन देख रहे हैं, यूरोप एंड यूएसए का डिवीजन, उसमें चाइना का भी एंगल है। अभी चाइना का और एंगल भी आपको ओपन होने वाला है। थर्ड, 1979 में ही सोवियत का जब इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में तो कहा यार यूएसएसआर तो बहुत पावरफुल हो गया है यूएसए से। और देखिए 1979 में ही जो तेहरान है, मतलब ईरान की कैपिटल, वहीं पर यूएसए की एम्बेसी पर हमला हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामिक रिवॉल्यूशन तो हो चुका था। हमला हो गया और इनके एम्बेसी के 53 लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया। और पता कितने दिन तक हॉस्टेज चलता, ये सिचुएशन चलती रही? 444 दिन, 444। मतलब ये उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनके करियर पर धब्बा बन गया। फाइनली जब चुनाव हुआ तो जिमी कार्टर हार गए और रीगन जीत गए। फिर बीच बचाव कराया अल्जीरिया ने और तब जाकर वो होस्टेज सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई। तो इससे भी पता लग गया कि यूएस से बताओ तुम ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने लोगों को वहां से निकाल नहीं पाए। बीच में उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन भी किया था लेकिन वो भी फेल हो गया था। उसमें करीब 8 इनके सोल्जर्स मारे गए थे। तो उससे बड़ी बदनामी हुई थी कि आप इनडिसिसिव हैं जिमी कार्टर, आपने इतना डिले कर दिया डिसीजन लेने में। तो एक तरीके से उस समय पर भी ये माहौल बन गया था कि यार यूएसए तुम वाकई अगर इतनी बड़ी पावर हो तो ईरान के अंदर घुसकर अपने लोगों को नहीं बचा पाए, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करा पाए ईरान पर। खैर फिर 1989 से 1991 में अब कहानी चेंज होने लगी थी, क्योंकि अब जो यूएसआर मैंने आपको बताया 1979 में ऐसा लग रहा था कि अब यूएसएसआर का डोमिनेंस हो गया है, यूएसए वीक हो गया है। लेकिन देखिए ये गाड़ी चेंज होती रहती है पावर की। अब यूएसआर का डिक्लाइन होने लगा था, कारण यूएसआर ने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, मतलब अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन किया हुआ है, ईस्टर्न यूरोप में भी अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है। तो उस चक्कर में खर्चा इतना ज्यादा और कमाई कम, और जो इकोनॉमी का मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं था। प्लस छोटे छोटे जो रिपब्लिक थे वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उनको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो फाइनली गोर्बाचेव से लेकर येल्त्सिन, गोर्बाचेव के समय पर वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर होने लगा, रशिया बन रहा था। और रशिया के जो पहले लीडर बने येल्त्सिन, लगा कि अब तो वही खुद लिबरल पॉलिसी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि अब तो फाइनली यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका है और जो लिबरलिज्म है उसकी जीत हो चुकी है। यानी कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर लेड बाय यूएसए यही है अंतिम, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें भी होने लगी। मतलब एक स्कॉलर है फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने कहा इतिहास में जो यूएस का मॉडल है, वेस्ट का मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल, लिबरल डेमोक्रेसी, इससे बेस्ट कोई मॉडल नहीं हो सकता दुनिया में, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, बस इसी को अडॉप्ट करो, यही बढ़ेगा। अब देखना इकोनॉमिक मॉडल, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, जहां गवर्नमेंट बैकफुट पर हो, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जाए। और सोसाइटी में जो वेस्टर्न कल्चर है वही बेस्ट है। अब दुनिया भर में वो वेस्टर्न कल्चर एक्सपेंड होगा, एक होमोजेनाइजेशन होगा दुनिया में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, वो कल्चर, वैसे प्रोडक्ट्स, वैसी डिमांड, वैसा लाइफस्टाइल, इससे दुनिया एक हो जाएगी और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। ऐसे आइडियाज यहां पर प्रोजेक्ट किए गए। और आप इसको ये मत समझिएगा कि जो कल्चर वेस्ट का बढ़ेगा तो इससे पॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ता है, पावर पर क्या फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहे हैं आप। अगर दूसरा आपके कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को उसको बेच भी सकते हैं, ये अपने आप में पावर नहीं है क्या? पावर है। पावर केवल पैसे और हथियारों में नहीं होती, पावर भी होती है थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में। खैर अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा और यहां पर 2 स्टेप बहुत काम के आए जिससे कि वेस्ट ने और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाया। वो था आईटी रिवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हुआ। और मेजर आईटी कंपनीज जिन्होंने दुनिया पर राज किया और अभी तक कर रही हैं, कहां पर इमर्ज हुई? यूएसए में, कुछ यूरोप में। फिर चाइना को हब बना दिया था। तब तक चाइना ने कहा कि देखो आपको कौन कौन सी मार्केट में बेचना है सामान, अफ्रीका में, एशिया में। अरे अब क्यों यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग करा कर लाओगे, क्यों यूएसए से मैन्युफैक्चरिंग करा कर लाओगे? कंपनी आपकी, मैन्युफैक्चर हम करेंगे, यहां से ट्रैवल की कॉस्ट भी कम लगेगी। तो अल्टीमेटली ट्रांसफर कॉस्ट कम, टाइम कम, आप हमें यहाँ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, हमसे बनवाइए, प्रॉफिट ले जाइए।
तो इस चक्कर में इनको बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी हुआ। अब ऐसा लगने लगा कि यूएसआर तो रहा नहीं, रशिया हो गया कमजोर, तो अब यूएसए समझ लीजिए कि सुपर पावर बन गया, ऐसा सुपर पावर जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा था, यानी कि एक ही पोल है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, जरा देखिए, यूरोप के अगर 6 कंट्रीज की बात करें जो मतलब एक साथ आ रही थी अंडर द बैनर ऑफ यूरोपियन यूनियन, 180 मिलियन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्योंकि उस समय तक अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो उस समय तक ईस्टर्न यूरोप तो यूएसआर के इन्फ्लुएंस में था, कुछ तो ईस्टर्न यूरोप के नेशन आपके यूएसआर की पार्ट थे। लेकिन देखिए सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि फाइनली यूरोपियन यूनियन ने तो अपने आप को एक्सपेंड किया आफ्टर 1991। इनके पास पॉपुलेशन हो गई 450 मिलियन, और जो यूएसआर था जिसके पास कभी 300 मिलियन पॉपुलेशन होती थी, उससे तो निकल गए 15 अलग अलग देश, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनको बोलते हैं, इनके पास पॉपुलेशन रह गई 147 मिलियन। तो देखिए क्या सिचुएशन चेंज हुई है। आपको लगता कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन थी वही चेंज हो गई होगी? बिल्कुल चेंज हो गई भाई, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज हो गया। उसके बाद यूएसए का बुरा समय शुरू हुआ, 11 आपने सुना होगा 9/11 का अटैक। केवल ये मत समझना कि अरे अलकायदा ओसामा बिन लादेन, एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो यार खाली बैठे हैं, पैसा आ ही रहा है, जगह जगह से डोनेशन आ रहा है इस्लाम के नाम पर, चलो फिर एक अटैक करते हैं, फेमस हो जाते हैं। ऐसा मत समझिएगा इसको कि कोई वन ऑफ इवेंट था, एक मेजर इवेंट था ग्लोबल पॉलिटिक्स में। कैसे? सैमुअल पी हंटिंगटन, एक स्कॉलर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, वो कहते हैं कि भले ही 1991 में आपने दिखा दिया हो कि देखो अब यूएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, अब इनके बीच का बैटल खत्म हो गया, अब तो बस लिबरलिज्म ही लिबरलिज्म है, वेस्टर्न कल्चर ही कल्चर है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था ऐसा नहीं है, अब नए बैटल स्टार्ट होंगे, यहां पर क्लैश होगा सिविलाइजेशन का, और यहां पर जो इस्लामिक सिविलाइजेशन वाले नेशंस हैं दे आर गोइंग टू कंसिडर कि जो वेस्ट है वो उनकी सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, और ऐसे में कुछ ना कुछ तो काउंटर होगा। और इसी वजह से इन दोनों सिविलाइजेशंस के जो बॉर्डर्स हैं हमेशा ब्लड ही रहे हैं, ब्लड ही ब्लड रहा है। देखिए रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ब्लड, धर्म के नाम पर लड़ाइयां, तो वो कह रहे हैं वो धर्म के नाम पर लड़ाइयां दोबारा आएंगी दुनिया में, और वाकई आई। तो ओसामा बिन लादेन का जो अटैक था वो एक्चुअली वो बचाना चाहते थे, वो उनका कहना है कि यार इस्लाम को खतरा है। अब उनका तरीका ऐसा, और दुनिया भर में फिर अपने नेटवर्क को जस्टिफाई करना, बढ़ाना, और दुनिया भर में फिर अटैक्स करना। फिर आपने देखा अलकायदा के कई ऑफशूट्स भी बने जिसका हमारे लिए भी खतरा रहा, लेकिन चल ये रहा है। इससे मतलब जो यूएसए की हेजेमनी थी उसको एक धक्का पहुंचा कि भाई तुम कहते हो तुम दुनिया भर में सुरक्षा करोगे, अपने घर में तुम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, दुनिया भर में सुरक्षा की गारंटी ले रहे हो। फिर नेक्स्ट इनको शॉक लग गया। अब देखिए यहां से डिक्लाइन का ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। 2007-2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए से स्टार्ट हुए, सब प्राइम क्राइसिस, इनके बैंक्स ने इतने ज्यादा लोन दे दिए, ऐसे लोगों को लोन दे दिए जिसकी पूरी अच्छी गारंटी इनके पास थी नहीं, और फाइनली फिर वो समझ लीजिए कि जैसे कार्ड्स बिखर जाते हैं इस तरीके से इनके लोन्स बिखर गए। सब प्राइम क्राइसिस कहा गया। सब प्राइम इस वजह से क्योंकि आपने ऐसे लोग को लोन दे दिए जो सब प्राइम थे, प्राइम नहीं थे। खैर इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ा? क्यों ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपने इंटरलिंक तो किया हुआ है दुनिया भर को, तो जो सबसे ज़्यादा आपके साथ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाले रिलेशनशिप में यूरोप, उसको तो सबसे पहले ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी नीचे डाउन जाएगी तो क्या उतना ज़्यादा सामान वो यूरोप से खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। तो यूरोप से नहीं खरीदेगी तो यूरोप में भी जॉब्स जाएंगी कि नहीं जाएंगी? यूरोप में भी जॉब जाएंगी। और दुनिया भर की जो जो इकोनॉमी ज़्यादा इंटीग्रेट करके रख रही थी यूएस की इकोनॉमी से, सबको नुकसान होगा। तो एक बात क्लियर हो गई अब कि भाई यूएसए और वेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, ग्लोबलाइजेशन और अपनी इकोनॉमी को ऐसे लिबरल प्रिंसिपल पर लाओ, ये ठीक नहीं है, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो फॉर्मूला है वेस्टर्नाइजेशन, ये ठीक नहीं है। तो हम एंगेज तो करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अपनी शर्तों का मतलब आज भी देख लीजिए, जैसे रशिया कह रहा है कि हमें पुरानी उस रशियन एम्पायर की ग्रेटनेस को पाना है। ऐसी टर्की कह रहा है कि हमें भी अपनी पुरानी ग्रेटनेस को पाना है। मतलब समझ लीजिए कि टर्की में जो एर्दोगान है वो अपने नेशन के लिए इंस्पिरेशन किसको मानना चाहिए उस फिगर को चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुलेमान द मैग्निफिशेंट, उनको आइडियल मानो। आप अतातुर्क को क्यों मान रहे हो जिन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन इसकी बात की? तो यानी कि नेशन के सिंबल्स को अगर आप चेंज करते हो, हिस्ट्री में किसको आपको प्रायोरिटी देनी है इसको चेंज करते हो, तो इससे पता लगता है कि अब पब्लिक का माइंडसेट किस तरफ जाएगा और अल्टीमेटली किन शर्तों पर आप दुनिया के साथ एंगेज करेंगे। ईरान ने कहा शिज्म, अपना शिया और प्लस अब शिया से ब्रॉड मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। इंडिया, आपने देखा कि एंशंट कल्चर, एंशंट हिस्ट्री को रिक्लेम करना है
जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पर कहीं ना कहीं ऐसे इंटरप्रेट की गई हैं जिससे कि हमें वीक दिखाया जाए। ऐसे ही चाइना कहता हम तो मिडिल किंगडम है, राइट। तो यानी कि इस समय पर आप देख रहे हैं कि दुनिया में नेशनल आइडेंटिटी, रूट्स को रिजनरेट किया जा रहा है, नई नेशनल आइडेंटिटीज बन रही हैं। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल अलग है उस बात से जो फ्रांसिस फुकुयामा जैसे लोग कह रहे थे 1991 में कि होमोजेनाइजेशन हो जाएगा? अरे होमोजेनाइजेशन कहां हो जाएगा, यहां तो अपनी अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हैं। यानी कि अब दुनिया मल्टीपोलर होने लग गई। ओबामा के टाइम से दिखने लग गया था कि यूएसए अब रिट्रीट पर है। कारण याद कीजिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या कहा कि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ये हम करेंगे। लेकिन ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के बहाने करा क्या? इराक में इन्वेजन किया, उनके तेल के जो कुएं हैं उनको अपने फेवर में इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली ओबामा को ये बात पता लग गई कि यार जो हमारी जनता है ना वो इसके फेवर में है नहीं। तो नाउ इट्स टाइम टू रिट्रीट। हम ही क्यों जिम्मेदारी लें, ग्लोबल पुलिसमैन हम ही क्यों बने? दुनिया भर में जो गलत हो रहा है उसका ठेका हमने क्यों लिया हुआ है? तो जो ओबामा के हमने 2 टेनर में देखा, उसी का नेक्स्ट वर्जन हमने ट्रंप के टाइम पर देखा 2016 में, क्योंकि 16 वर्ष ट्रंप 1.0, 2016 से 19, 2016 से 20, 4 साल के लिए। और यहीं पर उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट। तो जो अमेरिका फर्स्ट आइडिया था वो क्या था? वो ये शो कर रहे हैं कि यार अमेरिका शुड थिंक ऑफ इटसेल्फ लाइक अ फोर्ट्रेस। हमें अपने आप को बचाना है, अपने ऊपर फोकस करना है। यानी कि दोबारा ये मुंडो डॉक्ट्रिन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वही मुंडो डॉक्ट्रिन जो कह रही थी कि यूरोप के अफेयर्स हमें इंपैक्ट ना करें, यूरोप हमारे इंटरवीन ना करें और हमें यूरोप की लड़ाइयों में नहीं जाना, हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो ऐसा ट्रंप कर क्यों रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं यार देखो ट्रंप और मस्क ना मिलकर जो ये ट्वीट करते हैं और जो स्टेटमेंट देते हैं ये अल्टीमेटली यूएसए के डिक्लाइन का कारण बनेगा। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई साहब डिक्लाइन ऑलरेडी चल रहा था, डिक्लाइन ऑलरेडी हो रहा है। कई बार पावर प्रोजेक्शन में होती है, परसेप्शन में होती है। आपके परसेप्शन में यूएसए ने पावर अपने आप को शो किया हुआ है, लेकिन अंदर खाने चीजें बहुत खराब हैं और ट्रंप उनको सही करना चाहते हैं। इस वजह से ट्रंप के पास कोई और रास्ता है नहीं। जैसे पिछले 2 दशकों में देखा गया है कि जो मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्लाइन हुआ है यूएसए में। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन होगा तो जाहिर सी बात है वो ट्रंप जैसे लोगों को ही सपोर्ट करेंगे जो केवल अपनी बात करेंगे, इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलेंगे। ये अमेरिका फर्स्ट ही नहीं, समझ लीजिए यहां पर अमेरिका एलोन की बात चल रही है। जैसे एक बुक है ये डोनाल्ड ट्रंप की, द आर्ट ऑफ डील, आउट ऑफ द डील, उसमें ये कहते हैं ये कोई सिचुएशन नहीं होती किसी डील में विन विन सिचुएशन कि देखो कोई ऐसी बात करो ना ट्रंप जो ईयू का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, सबका फायदा हो। ट्रंप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता डील में, आई एम अ बिजनेसमैन। उनका कहना है डील में या एक विनर होता है एक लूजर होता है, कोई ना कोई एक होता है जिसको ज्यादा फायदा होता है, और मैं अमेरिका को वो बनाऊंगा जिसको ज्यादा फायदा हो। तो यूएसए की जो विल है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर होगी। मैं कमिट नहीं करूंगा यूनाइटेड नेशन के उन प्रिंसिपल को या इनकी उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमसे ज्यादा ले रहे हैं और हमको उतना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि प्योरली ट्रांजैक्शनल नेचर। इनसे पूछा गया तो यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो बिलीव करते हैं ना, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे सभी नेशन बराबर हैं। तो ही इज स्माइलिंग कि ठीक है ख्याल अच्छा है आपके लिए, लेकिन वैसे सब बराबर नहीं होते, राइट। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। यूनाइटेड नेशन, नेटो, G20, WHO, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, हर जगह वो यही दिखा रहे हैं कि भाई देखो अगर जियोपॉलिटिक्स है एक जंगल राज, तो इस जंगल राज में यूएसए को अपने इंटरेस्ट को अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं इकोनॉमी के वो सस्टेनेबल नहीं है और चाइना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यूएसए को अपनी हेजेमनी को बचा कर रखना है, तो भाई इस समय आइसोलेशनिस्ट स्टैंड्स को कुछ लेना पड़ेगा ही। चाइना कह रहा है मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूं, और ऐसा लग रहा है कि यहां चाइना भी वैसा ही मानता है। चाइना कहता है इक्वालिटी, व्हाट इक्वालिटी? चाइना कहता है हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हैं। जैसे हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन अपनी बुक हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड में कहते हैं कि इंडिया और चाइना का पर्सपेक्टिव दुनिया के लिए अलग है। इंडिया बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, इंडिया बात करता है जम्बू द्वीप की, इंडिया कहता है कि हम फूल की एक पत्ती हैं और बाकी देश भी पत्तियां हैं, मतलब इक्वालिटी की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर चाइना कहता है हम हैं सेंटर, मिडिल किंगडम, राइट। और यहां पर देखिए डेंग जियाओपिंग भी इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई आज तो तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करने लग गए, हमसे रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करने लग गए। लेकिन हमें याद है कि 1945 से 1971 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को जगह नहीं मिली थी। पता है किसको जगह मिली हुई थी? ताइपे को, ताइवान को। क्योंकि जो ताइवान है वो अपने आप को कहता था मैं हूं रियल चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो कम्युनिस्ट चाइना था ये PROC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इनका कहना है कि हमें पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर इज द ओनली रूल। अगर हमारे पास पावर है तो कुछ नियमों को अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी हम बदलेंगे। जैसे
साउथ चाइना सी में हमारे लिए फायदा है, स्पार्टले पैरासल आइलैंड हमारे फेवर में हो। इस बहाने हम ज़्यादातर ये जो एरिया है जिसमें ऑयल एंड गैस है, मेजर ट्रेड रूट है, ये हमारे फेवर में होंगे। तो क्योंकि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स ने भी ऐसा ही किया है इतिहास में। क्योंकि वो दूसरे को डोमिनेट कर सकते थे तो कॉलोनियल पावर बन गए। आज वो जो डोमिनेंस रख रहे हैं उन्होंने रिसोर्सेज दुनिया भर से एक्सप्लॉइट किए हैं, इस वजह से रख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉसिबल ही ना होता अगर वो दुनिया भर से सस्ते रॉ मटेरियल ना लेते और उनकी मार्केट्स को एक्सप्लॉइट ना करते। तो तुमने जब पावरफुल बनना था कर लिया, जिसकी वजह से तुम अपनी डोमिनेंस रखते हो। अब हमारी बारी आई तो कह रहे हो कि नहीं ये गंदी बातें होती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। चाइना कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, हम करेंगे क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये चाइना कह रहा है और अब चाइना अपनी मिलिट्री पावर को इस वजह से शो कर रहा है। और देखिए दुनिया में अभी ट्रांस अटलांटिक ट्रेड यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इकोनॉमिक यू कैन से पावर शिफ्ट हो रही है, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया शिफ्ट हो रही है। और ये आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस तो कह रहे हैं कि यार ये चाइना का जो मॉडल है, ऑथोरिटेरियन मॉडल, हम इसको क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बना कैसे। तो चाइना कह रहा है मैं समझ में नहीं आता हूं किसी को, ठीक है नाउ सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मॉडल है इनका। क्या तो चाइना, इंडिया और आसियान, जैसे चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया 5वीं और बनना चाहती है। जैसे खुद आईएमएफ कहता है कि 2075 तक 2075 इंडिया कैन बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया शायद यूएसए को भी सरपास कर दे अगर जिस पेस से हम चल रहे हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका फायदा ले लें। साथ में आसियान इमर्जिंग मार्केट है, तो हमें मार्केट भी तो चाहिए, तो आसियान है। और अब देखिए नेक्स्ट रीजन जिससे पता लग रहा है कि भाई वेस्ट का तो डिमाइज होने लग रहा है। 2020 याद है आपको, 2019-20, अरे कोविड-19 वाला टाइम क्या चल रहा था। जब देखा कि यार हॉलीवुड मूवीज में तो दिखाया जाता है दुनिया पे कुछ भी संकट आता है तो यूएस से कहता है अरे यूएस प्रेसिडेंट पोटस यही तो डिसीजन ले रहे हैं। भाई कहाँ थे उस समय कोविड के टाइम पर। तो यानी कि नो लीडरशिप वाज शोन बाय यूएसए। मतलब हद तो तब हो गई, G7 की इन्होंने समिट तक नहीं करी। आपको याद है G20 की भी वर्चुअल समिट हो रही है। मतलब हम नैम की भी समिट कर रहे हैं, वर्चुअल समिट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यार सॉलिडारिटी आ जाए, कोऑपरेशन आ जाए, लेकिन यहां पर ये लीडरशिप शो ही नहीं कर रहे हैं। वहां पर ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी को शो कर रहे हैं, कह रहे हैं चाइना, इसको चाइना वायरस कहो। अब बात ये कि ठीक है चाइना से या तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करा पाते, वो करा नहीं पाए, तो अल्टीमेटली लीडरशिप फेलियर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहां है कि दुनिया में तुम ही पावरफुल हो, शो ही नहीं हो रहा वो। और अल्टीमेटली आप बैकफुट पर हो गए और यूरोप के पास कैपेसिटी उतनी है नहीं कि वो दुनिया में इस ग्लोबल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए अपनी लीडरशिप को शो कर सके। क्योंकि लीडरशिप वो शो करता है जिसको फिर लगता है कि हाँ अगर हम इतने रिसोर्सेज डेप्यूट करेंगे तो उसका कुछ एडवांटेज भी लेंगे। यूएसए वो ले सकता था बट यूएसए इकोनॉमिकली सिचुएशन में नहीं था और यूएसए का फोकस अब इनवर्ड लुकिंग है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स यूजिंग कोड त्यागी लाइव। ये न्यू बैच स्टार्ट हो गया है अब। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी सोच रहे हैं तो व्हाट यू नीड इज हैव अ प्लान, कोचेस विच आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, पर्सनल मेंटरशिप, तो सब कुछ आपको स्टडी आई के ऊपर मिल जाएगा इस कोर्स में P2I। ये 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसमें इंडियन पॉलिटी मैं ही पढ़ाने आऊंगा कंप्लीट। तो दिस इज द बैच। नाउ नेक्स्ट, यूएस अपना एक मोरल सुपीरियरिटी भी रखता था लेकिन ऐसा लग रहा है अब वो मोरल डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। यूएस से ऐसा लग रहा है कि रेंट सीकिंग लैंडलॉर्ड की तरह काम कर रहा है कि अरे हमने तुम पर खर्च किया, पे बैक। तो यानी कि जो मोरल लेजिटिमेसी है, जो सपोर्ट है, वो नहीं मिल रहा। अब ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कभी जहां पर पैसा खर्च किया वहां से पैसा नहीं कमाया, लेकिन खुलकर ऐसा नहीं बोला, इस बात पर अपने यू कैन जो कमिटमेंट्स थे उनको कट ऑफ नहीं करा। जैसे इससे पहले यूएसए कहता था कि भाई हम कॉलोनिज्म के खिलाफ हैं, हम टायरनी के खिलाफ हैं, इस वजह से अगर ऐसा होना है तो दुनिया में हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, हथियार देने के लिए तैयार हैं, ग्रांट्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तो कह रहे हैं ग्रांट्स हम क्यों दें ग्रांट्स। ये ग्रांट्स वाली देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये तो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो यानी कि यूएसए का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अफगानिस्तान में आपने देखा कि किस तरीके से यूएसए का विड्रॉ हुआ, और ऐसा विड्रॉ हुआ कि उस समय पर साउथ एशिया की स्टेबिलिटी का क्या होगा यूएसए ने सोचा ही नहीं। उसने केवल अपना सोचा कि कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, तालिबान को आना है तो आने दो, है कि नहीं। तो ऐसा लगा कि यूएसए आप आए थे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी लाएंगे, लेकिन आप गए तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए और तालिबान का रूल आ गया। तो यानी कि कहाँ आई डेमोक्रेसी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थियरी आपको बताता हूँ, यह है मैकाइंडर की हर्टलैंड थियरी। ये कहती है कि देखो ये जो एरिया है, मतलब यूरेशिया,
जो इस यूरेशिया पर कंट्रोल करेगा वो समझ लो हार्टलैंड पर कंट्रोल करेगा, मेजर लैंडमास पर कंट्रोल करेगा, और जो इस मेजर लैंडमास पर कंट्रोल करेगा वो दुनिया पर कंट्रोल करेगा। यानी कि जो लैंड पावर्स हैं वो मेजर पावर बनेगी दुनिया की। और लैंड पावर जैसे आपका यूएसएसआर। तो अब सोचो यूएसए के पर्सपेक्टिव से, वेस्ट के पर्सपेक्टिव से, यूएसए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहा था? नेवी पर, ब्रिटेन नेवी पर। तो यानी कि ये वाटर पावर है। तो अब अगर काउंटर करना है किसी लैंड पावर को तो क्या करना होगा? आपको इस एरिया को डिवाइड करना होगा, इनमें आपस में रंजिश करा के रखनी होंगी। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी कोई एक पावर मेजर लैंड पावर बन नहीं पाएगी, और मेजर लैंड पावर नहीं बन पाएगी तो जो वाटर पर स्ट्रेंथ रखती हैं कोस्टल पावर्स, जैसे यूरोप की ये पावर और फाइनली यहां पर यूएसए, वही अपना पावर स्टेटस रखेंगी। और इसी वजह से नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा इवन आफ्टर 1991। आप खुद ही सोचो भाई, जब यूएसआर खत्म हो गया, आपने यूएसआर के टाइम पर नेटो बनाई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हम कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म रखेंगे, यूएसआर से खतरा है। फिर जब रशिया बन गया तो उसके बाद आपने रशिया को आश्वासन भी दिया कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, रशिया की तरफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी नेटो बढ़ रही थी। क्यों? मैककाइंडर की थियरी। यहां पर देखिए अमेरिकन जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रेजेंस्की, इन्हीं के जो शिष्य हैं बाकी, वही नेटो की इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं। आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? समझ में नहीं आई बात। समझ में अब समझिए कि अगर नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंड करेगी तो रशिया को खतरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और रशिया को खतरा लगेगा तो रशिया इस ईस्टर्न यूरोप के देशों के साथ कुछ रिलेशनशिप में ऐसी काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, या तो तुम हमारे दुश्मन हो या हमारे दोस्त हो। यानी कि यूक्रेन का वॉर एक तरीके से इस वाले रीजन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है। तो अगर ये डिवाइड रहेगा तो किसका फायदा है? यूएसए का फायदा है, क्योंकि कोई एक बड़ी लैंड पावर बन ही नहीं पाएगा इस हार्टलैंड पर। लॉजिक देख रहे हैं आप? प्लस चाइना भी कोशिश कर रहा है कि भाई बीआरआई के थ्रू मैं मेजर लैंड पावर बन जाऊं, इस एरिया की लैंड मास कनेक्ट कर दूं चाइना से लेकर जर्मनी एंड फर्दर यूरोपियन नेशंस। और यूएसए कहता है नहीं भाई, ये नहीं हम होने देंगे। मतलब हार्टलैंड थ्योरी के लिए हमने देखो नेटो का एक्सपेंशन, रशिया को एनिमी बताते आए हैं, और चाइना तुम ये काम कर जाओगे, है कि नहीं? तो यूक्रेन वॉर एक तरीके से सही रहा इनके लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, इसको हम एटलांटिस्टिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। रशिया और यूरोप, इनके बीच में ट्रेड था। अरे सैंक्शन से पहले अच्छा ट्रेड चल रहा था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, रशिया से गैस सप्लाई होगी यूरोप को, लेकिन इस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कराने वाले कौन है? यूएसए। कारण कि इन पर सैंक्शन लगाओ, इस पाइपलाइन को बंद करो, रशिया तुम्हारे लिए खतरा है, तुम गैस हमसे खरीदो। अच्छा, मतलब यूएसए से खरीदो, वो ठीक है, राइट? इनको साथ मत आने दो, क्योंकि अगर साथ आ गए तो यहां वाली पावर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन सकती है। बात समझ में आ रही है? अब यूएसए का चैलेंज देखिए, जिस वजह से ट्रंप परेशान है और जिस वजह से ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं। नेशनल डेट हाई, बजट डेफिसिट हाई, ट्रेड डेफिसिट हाई। मतलब आलम ऐसा है कि इनका जो नेशनल डेट है, मतलब देश का जो उधार है, वो इनके पूरे बजट, जो डिफेंस का बजट है, उससे भी कहीं ज्यादा है। और इनका डिफेंस का बजट इतना है कि यूरोप के सारे देशों को मिला लो उससे भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि देखो भाई, फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है कि मुझे उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कोस्ट कटिंग करना पड़ेगा, टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा, कि क्यों दूसरे देश जो हैं हमसे ज़्यादा बेनिफिट लें। अगर मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा तभी ये जो डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ट्रेड डेफिसिट की, इसको हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन यहां पर हमें 3 मेजर फेलियर दिख रहे हैं वेस्ट के। पहला, सैंक्शन। आप सोच रहे थे रशिया पर सैंक्शन लगा दोगे, रशिया की इकोनॉमी वीक हो जाएगी, रशिया यूक्रेन वॉर को कर नहीं पाएगा। क्या हुआ? सफल नहीं हुआ, तब भी वॉर चल रहा है। आपने सोचा रशिया को आइसोलेट कर देंगे, ग्लोबल साउथ से, चाइना इंडिया से अलग कर देंगे। क्या चाइना इंडिया से अलग हुआ रशिया? नहीं हुआ। नेक्स्ट, आपने कहा कि अल्टीमेटली हम इतना हथियार सप्लाई करेंगे यूक्रेन को कि मतलब हरा देंगे। अच्छा जी, रशिया ने कहा ठीक है, मतलब तुम करके देख लो, मैं वेट कर रहा हूं। तो फाइनली रशिया ने दिखा दिया कि भाई मेरा जो पावर प्रोजेक्शन है वो केवल परसेप्शन नहीं है, आई एम अ रियल पावर। तो पुतिन की इस पावर को देखकर फिर ट्रंप सोच रहे होंगे कि यार ये तो गेम की स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहां पर गेम की स्क्रिप्ट अब ट्रंप को लग रहा है कि वी नीड टू चेंज। और वो ट्रंप शुरू से इसको ऐसा देख रहे हैं कि यार मैं इतना पैसा खर्च क्यों करूं, किस लिए करूं? अभी पहले हम इकोनॉमी पर अपनी फोकस कर लें। और यूएस एंड यूरोप में इस वजह से डिवीजन है, और यूरोप में आपस में डिवीजन है। जैसे जब ये यूरोजोन क्राइसिस हुआ, या उससे पहले की बात कर लीजिए, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद से ही मैं पता लग गया कि यूरोपियन यूनियन में भी एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है। नदर्न नेशंस, फ्रांस, जर्मनी, अमीर देश, मेजर पावर, और इन्हीं के यहाँ कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको पिग्स नेशंस कहते हैं, पोर्चुगल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन। ये देश, इनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये स्ट्रॉन्ग नेशंस थे।
अब क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार में अगर एक की हालत खराब तो भाई दूसरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ब्रिटेन को सपोर्ट करना पड़ा, फ्रांस जर्मनी को सपोर्ट करना पड़ा। ब्रिटेन कहने लगा कि यार निकम्मे हैं ये, मतलब ठीक है सपोर्ट किया, लेकिन अब ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाओ, फिजूल खर्ची कम करो, मेहनत करो, ओपन करो अपनी इकोनॉमी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब पुश करो। अब वो कर नहीं रहे हो और केवल अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सब्सिडीज दिए जा रहे हो। हम नहीं, मतलब हम तो अलग होंगे। फाइनली जो है ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन हो गया अलग। इसके बाद बात आने लगी यार ग्रेक्सिट की बात चल रही है। खैर ग्रीस एग्जिट नहीं हुआ, लेकिन पता लग गया कि भाई वेस्ट का मतलब है यूएसए एंड यूरोप एक साथ आ रहे हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। लेकिन ये तो इन्हीं के यहाँ पर डिवीजन दिखने लग गया। और फिर बिटर डिबेट देखिए, जब कोविड क्राइसिस हुआ तो फिर ये साथ आए कि भाई अब जो हमारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो सीवियरली हिट हैं, तो वहां पर कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी लेगा। तो यहां पर जिम्मेदारी पर कंसेंसस बन के नहीं दे रहा था इनमें। प्लस इनकी समझ लीजिए कि अभी जैसी राइट विंग का राइज होने लग रहा है यूरोप में, तो आइडेंटिटी ऑफ वेस्ट, आइडेंटिटी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज, वैल्यूज ऑफ यू कैन से वेस्ट, उन सब में चेंजेस आने लग रहे हैं। यानी कि जो पर्पस ऑफ वेस्ट है वो चेंज होने लग रहा है रिसेंटली। जैसे कि बिल्कुल अभी की अपडेट है, म्यूनिक में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने बयान सुना होगा। यहाँ पर जेडी वेंस क्या कह रहे हैं? जेडी वेंस कह रहे हैं यूरोप तुम बहुत गलत कर रहे हो। यूरोप ने कहा हम क्या गलत कर रहे हैं भाई? कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये प्रॉपर नहीं है आपके यहाँ पर। आप राइट विंग, अगर कंजर्वेटिव पार्टीज आपके यहाँ बढ़ने लग रही हैं तो आप उनको रोक रहे हो बढ़ने से। तो एक तरीके से जेडी वेंस कह रहे हैं मैं भी कंजर्वेटिव पार्टी वाला हूँ, ट्रम्प भी कंजर्वेटिव पार्टी वाले हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, और ये अगर आपके यहाँ बढ़ने लग रहे हैं, आप इनको बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? जानबूझ कर रोक रहे हो। ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हो आप, ऐसा हो रहा है। प्लस ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम क्या कर लिया आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसा लिया अपने देश में, नॉन ईयू कंट्रीज से। अब यूएसए के इन बयान से यूरोप वाज थिंकिंग कि भाई जो मेरे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट आए हैं, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, तुम्हारी वजह से ही तो आए हैं। तुम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखते हुए आए हो अपने एडवांटेज के लिए। अब वहां से लोग कहां पर जाएंगे? फिर यूरोप में आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर यूरोप पड़ रहा है। तो अब यूरोप में जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो खुद यूएसए भी है। अब जब ये क्राइसिस किसी देश में होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, तो ऐसे में जो आइडेंटिटी है ऑफ नेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है, और उसकी वजह से फार राइट पार्टीज, राइज ऑफ राइट होने लगता है। लेकिन आपने अभी रिसेंटली अगर देखा हो कि रोमानिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने इलेक्शन को रद्द कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जो फार राइट पार्टी से थे, वो आगे आ रहे थे। तो मतलब कि फार राइट पार्टी से डर लग रहा है यूरोप को, और फार राइट का राइज हो रहा है यूरोप में। जर्मनी में भी आपने भी रिसेंटली देखा कि कैसे एफडी को राइज मिला। तो हमें क्लियर कट यूएसए की हिपोक्रेसी दिख रही है। वो कह रहे हैं कि यूरोप ओन अप फॉर योर सिक्योरिटी, अपना खर्चा बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाओ, नहीं तो रशिया तुम्हारे साथ जो करेगा वो तुम देखना। एंड यूरोप इज थिंकिंग कि भाई सबसे पहले तो 1991 ऑनवर्ड जब यूएसआर खत्म भी हो गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, रशिया आ गया था, हम तो उसके बाद भी अपनी सिक्योरिटी पर खुद खर्च करना चाह रहे थे। हम तो इवन कोल्ड वॉर के दौरान भी अपनी सिक्योरिटी पर खुद खर्च करना चाह रहे थे। उस समय यही यूएसए था जो यूरोप से कह रहा था नहीं नहीं तुम क्यों हथियार के चक्कर में पड़ रहे हो यार, तुम इकोनॉमी पर फोकस करो, हथियार के लिए हम है ना, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज है। तो यू वर द वन हु स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस कि नेटो में मेजर एक्सपेंडिचर तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम उससे लीडरशिप बनाना चाह रहे थे, तुम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा देना चाह रहे थे। और आज तुम कह रहे हो कि देखो तुम तो यार मतलब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हो। तो मतलब ये चल क्या रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट है, जिस आइडेंटिटी के लिए वो जाना जाता था, अभी ऐसा लग रहा है कि वो डाई डाउन हो रहा है। और रही कहीं कसर अब ये तय करेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब एआई देखिए, जो वेस्ट को आप मॉडर्न टाइम में पावरफुल देखते हैं, आपको नहीं लगता इसका रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव थी, टेक्नोलॉजी की वेव थी, जहां से मॉडर्न टाइम की शुरुआत हुई, उसकी वेव को राइड कर रहे थे यूरोपियन नेशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो फोर्थ स्टेज आ गई है, जो इस पर कंट्रोल रखेगा, इस पर अपना इन्फ्लुएंस रखेगा, उसका पावर स्टेटस भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगा। तो यहां पर चाइना ऊपर आएगा, या फिर यूएसए ऊपर आएगा, या कोई और देश ऊपर आएगा, ये तो आगे तय होगा। फिलहाल यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए को चाइना से डर है, तो यूएसए इंडो पैसिफिक कोएलिशन बना रहा है कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, क्वाड, ऐसे ही ऑकस, ऐसे ही आपका I2U2, मतलब वो मिडिल ईस्ट के लिए है। पॉइंट ये है कि इंडो पैसिफिक कोएलिशन बनाओ और चाइना को काउंटर करो। प्लस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, CIA, व्हाइट हाउस, सीनेट, इन सब का इस्तेमाल करके चाइना के पास बेटर चिप टेक्नोलॉजी पहुंचने मत दो।
AI स्ट्रेंथ चाइना की होने मत। तो जैसे इन्होंने चिप्स एक्ट बना दिया था, कहा अपनी कंपनी से, इंटेल वगैरह से, कि देखो ऐसा है, चाइना को टॉप टेक्नोलॉजीज नहीं मिलनी चाहिए चिप्स की, तो ये वो करना चाह रहे हैं। प्लस चाइना को जो छोटे छोटे कंपोनेंट मिलते हैं जिससे कि चाइना हाईटेक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ सकता है, उस वैल्यू चेन को ही ब्रेक कर दो, ये यूएसए करना चाह रहा है। लेकिन इससे चाइना को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि चाइना अब अपनी अलग वैल्यू चेन बनाने पर फोकस कर रहा है। वो अपनी नई मार्केट्स में और ज़्यादा डीप जा रहा है, जैसे आपकी साउथ ईस्ट एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ। प्लस कंपोनेंट्स की फैक्ट्रीज भी जगह जगह पर स्टैब्लिश कर रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए माइंस खरीद लिए हैं। मतलब अगर हम क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात करें तो 50% से ज़्यादा हम प्रोडक्शन, मतलब केवल एक्सट्रैक्शन नहीं, उसकी रिफाइनिंग में स्ट्रेंथ चाइना के पास आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आप वैल्यू चेन को डिस्टर्ब कर रहे हो चाइना के लिए, बट चाइना अपनी वैल्यू चेन अलग से बना रहा है, वो प्रिपेयर हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि दुनिया इस समय इस थुसाइडस ट्रैप में है। मतलब ये है क्या थुसाइडस ट्रैप? ये कहता है कि दोनों पार्टीज ना सिक्योरिटी डिलेमा में होती हैं। दोनों को लगता है ये मेरे लिए खतरा है, दूसरे को लगता है अच्छा तुम मेरे लिए खतरा हो। तो इस चक्कर में दोनों में से कोई भी एक पार्टी वॉर को स्टार्ट कर देती है, कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट कर देती है, कि सोचो दूसरा भी कमजोर है तो पहले भी मैं अटैक कर देता हूं, जिससे कि वो इतना मजबूत ना हो जाए कि मुझ पर अटैक कर दे। उसको हम थुसाइडस ट्रैप कहते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके बारे में समझाता हूं। स्पार्टा एंड एथेंस का किस्सा इसमें आता है। खैर, तो अगर आपको ये पूरी क्लैरिटी हो गई हो, ये जो इस वीडियो में हमने ऑपरेशन किया है जियोपॉलिटिक्स का, वेस्टर्न डोमिनेंस का, इसमें कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अगर वो फील आ रही हो तो मेंशन वाह। और यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। डिस्कस द रीजंस विच रिफ्लेक्ट फिशर्स इन वेस्टर्न सोलिडारिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका आंसर आप लिखकर यहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। आपके क्या ओपिनियन है? डू शेयर इन कमेंट्स, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि जो बैच हमारा कल स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे P2I आपको ज्वाइन करना है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का एक कोर्स, तो आप studiiq.com पर जाकर यहां पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, GS P2I। और PSR ऑप्शनल आपको ज्वाइन करना है, तो ये UPSC ऑप्शनल लाइव पर आप गए और ये रहा टॉप में आपको दिख जाएगा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, जो कंप्लीटली मैं पढ़ाता हूं। और यहां पर आप यूज कर लेंगे कोड त्यागी लाइव, तो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ StudyIQ। मेन चीज है कि अगर आपने सोचा है कि हाँ हमें एफर्ट करना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है, लाइफ को चेंज करना है, तो देखिए जस्ट स्टार्ट डूइंग सर्टेन एक्शंस। कई बार फर्स्ट स्टेप जो है वही सबसे क्रूशल होता है, उसके बाद फ्लो बन जाता है। और जो भी डिफिकल्टी आएगी तो पूरी मेंटरशिप टीम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, फैकल्टीज। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।